वो पूरा देखिए, उनके पास एक रिसर्च एनालिसिस की टीम है, अपना सब बना लेंगे, उस हिसाब से ये नैरेटिव बना देंगे। राम मंदिर का उपयोग उसी में, और जैसे अभी लाडली बहना से आप कह देंगे राम मंदिर के नाम पे जनता इतनी। अरे साहब, जब माता ही उनके साथ है, ईवीएम माता, तो बाकी सिर्फ नैरेटिव से, बाकी आप छोड़ दीजिए। जब उनका समय था तब राजनीति में कुछ एथिक्स थे, सिद्धांत थे, मर्यादा थी नहीं। तब ज़्यादातर वकील आते थे, संघर्ष करने वाले नेता आते थे, पत्रकार आते थे, ऐसे लोगों का राजनीति में जिनके कुछ वैल्यूज थी। उस जमाने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम तक आपने देखा है कि एक वोट से सरकार चली गई, पर ये नहीं। पर अभी अभी इन 20 सालों में जो चीज़ हो गई है, तो आप देख ही रहे ये पर। हाँ, वो नैरेटिव, अगर मोदी जी की और अमित शाह जी की आपस में डिस्प्यूट नहीं होता, जिसकी संभावना है, जब बड़े बड़े सत्ता ढहे हैं तो तभी ढहे हैं जब अंदर से क्रैक्स आता है। तो जो टोटल मैनेजमेंट है, और मैं तो कह रहा हूं कि ईवीएम माता जब तक हैं तब तक रहने दो। साफ एक लाइन में मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूं, लेकिन मेरा उसमें बस नहीं है, पर मैं जानता बहुत। अभी तो ईवीएम में ही आपने चुनाव लड़ा ना विधानसभा। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, वो तो किस्मत है, प्रकृति क्या मैं वही बोल रहा हूँ, ईश्वरी कृपा है, 730 वोट से बच गया। नहीं, चुनाव तो ईवीएम पे लड़ा ना आपने। हाँ, ईवीएम पे ही लड़ा। मुझे आप यकीन करिए 22,000 वोट से जीतने की उम्मीद थी, जैसा मैंने कैलकुलेशंस किया था। और मैं अब आपको क्या बताऊँ, क्या एक एक वोट में जानता हूँ। मुझे खुद आश्चर्य है कि हो क्या गया। तब भी ईश्वर की कृपा थी। 730 वोट से मैं बहादुरी नहीं बता रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बच गया। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब फिर वैसे स्थिति में तो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। वैसे लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जब तक ये बैलेट पे नहीं होगा और जिस तरह से चल रहा चीज़ें, तो मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। पार्टी ने अगर कह दिया कि लड़िए, अरे ये भाई किसी मान लीजिए कोई अच्छा सा नाम लीजिए, मान लीजिए बिल्ली का कोई नाम ले लीजिए, कोई बिल्ली का नाम ले लीजिए, मतलब जैसे बिल्ली का नाम जो रखते हैं। हाँ, कोई नाम बताइए। लूसी। मान लीजिए जैसे जूली बिल्ली। अब अगर ये जूली बिल्ली को टिकट दे दिए, तो ये एक नैरेटिव बना देंगे 3 महीने पहले कि जूली बिल्ली भगवान राम के सेवा में थी। इसकी जो सगी मौसी थी वो केकई की सेवा में थी, भगवान राम से इतना जुड़ी थी। और जूली के नाम पे ये इवेंट करा देंगे, जुलूस निकाल देंगे, माहौल बना देंगे कि पूरी जनता जूली के प्रति वो है। और जब रिजल्ट खुलेगा ईवीएम से, तो आपको भी लगेगा कि जूली का माहौल तो था। अब इसके बाद अशासकीय संकल्प लिए जाएंगे। माननीय सदस्यों का अनुरोध था कि संकल्प क्रमांक 1 और 2 वो आज नहीं रहेंगे और अगले अशासकीय कार्यक्रम के दिन उनको शामिल किया जाएगा। संकल्प क्रमांक 3 श्री अभय मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूँ जी। 2013 से 18 के कार्यकाल में, मैं 2008 से 13 में एमएलए था, उसके बाद 2013 से 18 का कार्यकाल आया था। उस दौरान नीलम अभय मिश्रा विधायक थी, गणेश सिंह साहब सांसद थे सतना से, और NHAI ने बहुत सारे रोडों को। अभय जी, जो मूल संकल्प है पहले उसको प्रस्तुत कर दो। अच्छा, फिर उसके पक्ष में आप बोलो। हाँ, गलती हो गई, क्षमा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि रीवा जिले में विधानसभा सिमरिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई वर्ष पूर्व घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सतना सिमरिया एवं सिमरिया बाईपास रिंग रोड होकर सिरमौर डभोरा मार्ग का निर्माण कराया जाए।
संकल्प प्रस्तुत हुआ श्री अभय मिश्रा जी। मैंने जैसा कि निवेदन किया कि इसको 4 लेन, इसको नया नेशनल हाईवे घोषित किया गया सन स्वतंत्रता से पहले सन 1853 में, जब लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की और देश स्वतंत्र हुआ। और गुलाब सिंह का हमारे यहाँ महाराजा गुलाब सिंह थे। उस जमाने में जो देश के, और गलत बोल गया, मध्य प्रदेश के जो 18-19 राजमार्ग थे, उसमें सबसे पुराने राजमार्गों में एक रीवा सिमरिया मानिकपुर राजमार्ग था। रीवा सिमरिया से उत्तर प्रदेश का ये मानिकपुर तक तब पक्का मार्ग नहीं बना हुआ था, जंगली टाइप का मार्ग था, तो सीधे लोग मानिकपुर जाया करते थे। हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी की खखरी थी मानिकपुर में, तो रीवा के लोग कुछ उधर, हमारे सिमरिया के लोग ज़्यादातर मानिकपुर और सतना का बाजार करते थे और रीवा करते थे। इसके बाद वो मार्ग अपने स्तर पर बनाया गया। आज की डेट में अच्छा खासा मार्ग है वो। फिर 3 साल पहले जब हमने बताया सन 13 से 18 के बीच में प्रस्ताव हुआ, प्रयास हुआ और उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया। और ये फेसबुक है माननीय गणेश सिंह जी सांसद का, इसके बुलेटिन लगे। इसी बुलेटिन में नीलम मिश्रा चुनाव नहीं लड़ी, हमसे पूर्व विधायक के पी त्रिपाठी जी थे, उनको जनता ने वोट भी किया और वो चुनाव जीते। सतना में भी इसका काफी वो रहा। इसमें लिखा है सतना से इलाहाबाद के लिए नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। माननीय गणेश सिंह जी के आईडी से भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की स्वीकृति मेरे आग्रह पर प्रदान की। गणेश सिंह साहब ने लिखा है दमोह से हटा मानगंज जसो नागौद सतना वाया सिमरिया जवा शंकरगढ़ इलाहाबाद सिरमौर, यही जिस मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति दे दी गई। इसी तरह अयोध्या से चित्रकूट जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है, उसे मैंने चित्रकूट से सतना मैहर तक बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी। इन सभी के टेंडर भी जारी हो चुके। वे लिखते हैं अभी सतना जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला NH7 बेला से जुकेई और दूसरा NH75 बेला से बमीठा छतरपुर है। अब इनके अलावा नए राष्ट्रीय राजमार्ग सतना जिले को यह एक नई सौगात के रूप में मिला है और जिसे टेंडर की स्वीकृति के लिए मैंने भेजा था उसे भी स्वीकृति दे दी गई है। जल्दी इसका काम शुरू होने वाला है। इसके बाद यह ठंडे बस्ते में चला। एक और बात, ये जो सिमरिया से मानिकपुर की मैं बात करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैं सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मदद से हमने सिमरिया की रिंग रोड बनवाई थी। तब सिमरिया से रिंग रोड बनाकर, नहीं तो ट्रक शहर से निकलते थे, कस्बे से, कई बच्चे एक्सीडेंट में मारे जाते थे, आधी रिंग रोड बन गई। फिर इसके बाद मुझे नहीं मालूम किसके प्रयास से हुआ, मैंने नहीं कराया था, सिमरिया से मानिकपुर की एक एन्युटी टोल का एक टेंडर लगा 38 करोड़ रुपए का, 39 करोड़ रुपए का, 39 करोड़ रुपए का, जिसमें रीवा पास कंपनी ने उस काम को लिया। और आप यकीन करिए उसके जैसी रोड आपको मध्य प्रदेश नहीं मिलेगी। उसकी एक डामर का पैच नहीं लगा है, क्योंकि लोग चले ही नहीं। वह उसमें 5 करोड़ 4 लाख रुपए हर वर्ष ठेकेदार को एन्युटी मिल रही और टोल का अलग से काम है। टोल उसमें नाम मात्र का इसलिए नहीं है क्योंकि आगे जाकर वो जंगल में रोड ब्रेक हो जाती है। मुश्किल से 12 किलोमीटर है, आगे मानिकपुर है, यूपी स्टेट है, और इधर ये सिमरिया मानिकपुर वही जंगल में आकर खत्म हो जाती। पहले मानिकपुर तक थी, बाद में जंगल हो गया, प्रयास की कमी थी, हमने ये 2 लगाए थे। माननीय मंत्री महोदय जी से भी मैंने निवेदन किया है कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में अगर दोनों सरकारें वो कर देंगी तो वो मार्ग हमारा जुड़ जाएगा, तो मानिकपुर से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्षेत्र और डेवलप हो जाएगा। और दूसरा, ये जो जैसा अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया, ये आपकी घोषणा में NH इसका नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। इसका जो आपने हमें नहीं दिया, पर मुझे ये प्राप्त हो गया है, NHAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो भेजा गया था, उन्होंने जो उत्तर दिया है, 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क सतना सिमरिया सिरमौर जवा शंकरगढ़ 4 लेन चौड़ीकरण हेतु DPR निर्माण का कार्य पिछड़ा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन स्थल की परियोजना के तहत
BRT बैकवर्ड एरिया रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में बनाई गई कार्यालय कटनी के अधीन, कटनी में चूंकि इसका NHAI का ऑफिस लगता है PIU के अधीन DPR तैयार कराए जाने हेतु स्वीकृत किया गया था और DPR एरन मालवी कंपनी द्वारा इसका तैयार कराया जा चुका था। कम से कम 3 या 4 वर्ष पूर्व हो गया, किंतु भारत शासन के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेशानुसार, मतलब NHAI के आदेशानुसार उक्त DPR को यथास्थिति में ही क्षेत्रीय कार्यालय मोर्च सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट के 3 विभाग हैं, एक है NHAI, एक है नॉर्थ ईस्ट के लिए NHAI DCL और एक है मिनिस्ट्री ऑफ जो पूरे देश में है, जिसका एक कार्यालय हमारे भोपाल में लगता है, जिसमें हमारे स्टेट के ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर चीफ इंजीनियर हैं और उनको रिजर्व करते हैं RO दिल्ली के बैठते हैं। ये अब तो हमारे लिए और सरल, तो इनको ये राशि हस्तांतरित कर दी गई है, ये रोड हस्तांतरित कर दी गई है भोपाल के निर्देशानुसार और इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परिषद भोपाल के साथ दिनांक 21 जून 2019 को हुए त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से इस मार्ग को हस्तांतरित किया जा चुका है। अतः उक्त मार्ग की अद्यतन स्थिति तथा निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल के माध्यम से मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग माने यही मोर्च परिषद भोपाल से प्राप्त किया जाना उचित होगा। ये NHAI का ये प्राप्त हो गया, शायद हमारी कोशिश में कमी रही, नहीं तो यहाँ से यही बगल में था, यहाँ से भी इसकी क्लियरिटी सदन को मिल जाती। अब मेरा निवेदन ये है कि ये समय है, गुजर जाएगा, हर चीज गुजर जाती है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हो सकता है हम कल विधायक रहे न रहे, आगे कोई और रहे, पर आपका अगर संरक्षण मिल जाता और ये एक नेक काम हो जाता। इतने देश में पूरे जगह रोडें बन रही हैं, इस रोड से हमारा चित्रकूट कनेक्ट हो रहा, इस रोड से हमारा यूपी मणिपुर कनेक्ट हो रहा, सबसे पुराना राजमार्ग है। एक ही आपकी कृपा मिल जाती और दूसरा 2 स्टेट कनेक्टिविटी की बात करके दोनों स्टेट के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय अगर थोड़ा प्रयास कर देंगे तो हमारे ये मार्ग बन जाएगा। तो हमारे रीवा जिले का ये कोना जो एक थोड़ा पिछड़ा हुआ सा है, UP-MP का बॉर्डर है, इसमें विकास की गति तेजी से बढ़ जाएगी, मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री जी ना हो गई, ये दुकानों का स्टॉक चेक करने जा रहे हैं। अरे उसका नियम ये है कि बस्ती से इतनी दूर होना चाहिए। तुमने कितनों का लाइसेंस निरस्त किया, एक का भी नहीं किया, एक का भी लाइसेंस निरस्त किया। कोई वैसी कार्रवाई की कि मतलब मेन उद्देश्य हमारा क्या है, हत्या के बदले हत्या नहीं है। किसी ने लापरवाही से किसी की जान चली गई, हम उसको फांसी में चढ़ा देंगे, क्या होगा। पेटलावत कांड हुआ 4 दिन पहले, सभी आरोपी बरी हो गए, कोर्ट में सब आपने गवाही मैनेज कर ली, बरी हो गए, जैसा भी होना। हम किसी को सजा दे, क्या हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमारी ऐसे घटने की पुनरावृत्ति ना हो, यही है ना उद्देश्य। इसमें आपको लगता है कुछ हुआ? ये तुम लोग जलते हो, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम निर्माण की बात कर रहे हैं, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। और हो के अलावा जैसे एक फौज बैठा रखी है, वो 5-6 के अलावा 7वें का नंबर नहीं है कि कुछ बोल ले। अरे भाजपा में भी है अच्छे प्रवक्ता, गिरीश गौतम है, राजेंद्र शुक्ला अच्छे प्रवक्ता नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सदन में इंटरैक्ट होते होंगे ना, आमने सामने बैठते हैं, कभी दिखते हैं, वो अपनी जगह है, बाकी उनका सम्मान सदन के अंदर है, सबका मेरा सम्मान सदन के अंदर है। हम फॉर्मेट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई वैसी लड़ाई तो है नहीं कि हम युद्ध करने आए हैं, हम नियम कानून की सीमा में। हाँ, चाचा ससुर उसमें 9 साल ही थे जब तक ये सब आपका उन्हीं के टाइम में हुआ है। सिंह दुबे, RK सिंह दुबे क्या नाम। उसके बाद मात्र 1.5 या 2 साल में 3 अधिकारी आए, 6 महीने में चले गए, एक साल में। उसके बाद पिछले 6 साल से फिर कोई अनुज प्रताप सिंह स्थापित, इन्हीं के टाइम पे सब कुछ हुआ। देवरा है, देवरा जानते हैं ना, रामनगर के पास देवरा। देवरा में क्या हुआ है, कर्नल बढ़िया वहाँ के इलाकेदार थे कर्नल बलवंत सिंह। कर्नल बलवंत सिंह बहुत
अच्छे व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और लेखक थे जैसे आप लोग। स्वतंत्रता के पहले से वो लिखते थे। स्वतंत्रता के पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1985 में ह्यूम ने की, तो उस समय देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता कर्नल बलवंत सिंह ने स्थापित किया। और वो जो भारत भ्राता स्थापित किया, उस जगह मालूम कौन सी थी? जहाँ ये गवर्नमेंट प्रेस लगता था, यही वो जगह थी जहाँ उन्होंने स्थापित किया। और वो जब एक लेख लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो 1 साल जेल में रहते थे। फिर जब छूट के आते थे, फिर एक लेख लिखते थे, फिर वो जेल में रहते थे। उनके अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखने में उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में चली गई। और उस जगह को गवर्नमेंट प्रेस को समदरिया संग्रहालय बना दिया गया। वहाँ पत्रकार भवन होना चाहिए था, वहाँ कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति होनी चाहिए थी। वो देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार था। इतना तो कम से कम रीवा की विरासत की रक्षा होनी चाहिए थी। पर हो क्या रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं विपक्ष से जीता हूँ, ईश्वर की कृपा है। मैं से जितना दम पड़ेगा, अगर मेरे संघर्षों में दम होगा तो मैं सिमरिया का विकास जरूर कर लूँगा, किसी के रोकने से नहीं होगा। ये अपने आत्मबल की बात है। और दूसरी तरफ वो चीज़ें जो आपके सामने 20 सालों में सामने नहीं आई हैं, मैं आपको पूरी लाइब्रेरी के साथ, एक डॉक्यूमेंट के साथ मैं 5 साल समर्पित करूँगा, ताकि आप रीवा का एक असली चेहरा आपके सामने खुलेगा। मैं इतना ही कहता हूँ। सब लोग माननीय सभापति महोदय जी, आवाज हम भी देखते हैं कि हम कितना बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को रियाज करने का थोड़ा सा अवसर मिलेगा हमको। हमें लगता है कि हम विधानसभा में थिएटर शो तो नहीं करते, कि मतलब जैसे एक रटा रटाया वही मालूम है फिक्स की यही बात आएगी, इधर से यही बात जाएगी, ये जीभ की जलेबी, और ये समय के साथ पिछले का नाम लेंगे, उसका समय बीत गया तो उसका नाम ही न लेंगे, नया लेंगे। पूरा का पूरा थिएटर शो है। अभी हमें माननीय राज्यपाल जी के भाषण के उसमें बोल रहे हैं, मैं ना उनका विरोध करता हूँ ना समर्थन करता हूँ, जो बातें मुझे उचित लगेंगी मैं वही कहूँगा। माननीय राज्यपाल जी सयाने आदमी, इतने बुजुर्ग वरिष्ठ भले आदमी, उनको लाकर कुछ भी पढ़वा देते हैं, फिर हम लोग उन्हीं का नाम ले लेके कोसते रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ कम से कम 10 चीजें हैं जो पिछले वाले में 21/12/2023 में बोला गया। सीएम राइड, लक्ष्मी लाडली, लाउड स्पीकर, मांस मछली, संबल योजना, लोक सेवा गारंटी, डबल इंजन, रामपथ गवान, तेंदुल पत्ता, ये सब 12-15 चीजें वही दोहरा दी। हाँ, बिंदु 35 में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये गांधी का देश है और यहाँ के लोगों की आत्मा, यहाँ के लोगों की 75-80% आबादी गाँवों में रहती है। बात सही है। अगर हमें इतनी स्वतंत्र हुए भारत देश को लेकर अभी तक के कालखंड में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, और मुख्य रूप से 20 वर्ष से लगातार जो मौका एक ही पार्टी को मिला और हमारे एक ही मुख्यमंत्री 18 वर्ष तक रहे, और एक लक्ष्मी लाडली हुई और उसकी जो बच्ची हुई वो भी अब शादीशुदा हो गई, उसकी भी बच्ची हो गई, लक्ष्मी लाडली हो गई। दुर्भाग्य है, वो भी मजदूरी कर रही थी, उसकी बच्ची भी मजदूरी कर रही है। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को हम नहीं खड़ी कर पाए। हमने तुष्टीकरण की राजनीति तो की, हमने लोगों को छोटे छोटे पॉकेट्स दिए, छोटी छोटी योजनाएं बनाई, उनकी गरीबी, अशिक्षा का कहिए दुरुपयोग किया, लाभ उठाया, कहिए मदद किया, और उनके वो कमजोरी के चलते और देश यहाँ तक चला आया। लेकिन जो मूल चीज थी, जैसे गाँव में नया चार होता, नवाचार होता, कहीं हल्दी की खेती होती, कहीं गुड़ बनता, कहीं मक्का बनता, कहीं छोटी छोटी चीजें, कहीं आलू, उससे संबंधित छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें सब्सिडी, उसमें बिजली में कुछ सब्सिडी, कुछ मंडी टैक्स में, इस तरह से करके अगर हम इन चीजों को बढ़ाए होते तो निश्चित रूप से हमारी चीजें बदल जाती। हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ, हमारे गुहिया गांव में प्रदीप कुमार मिश्रा है, सरकारी बैंक से लोन लिए 1 लाख, ये पटल में रख रहा हूँ, 1,25,000 रुपया। अब 1999 में इन्होंने 55,000 रुपए तक जमा भी कर दिए 25 में। अभी इनके ऊपर जो उधारी है वो 31,90,690 रुपया,
ब्याज जोड़कर। इसमें इनको छूट देने के बाद 18,66,469 रुपए जमा करना है। और ये व्यक्ति तड़प रहा है कि बैंक वालों ने ये कर दिया। ये बताइए हमारी ये स्थिति है। हमारे यहाँ पिछले 3 वर्ष पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र में पटना निवासी 4 वर्ष पहले बृहस्पति साहू आत्महत्या कर लिए थे। जब 12 महीने की कांग्रेस की नई सरकार बनी थी, 15 दिन हुए थे, तो हत्या कर लिए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी वहां गए थे और खुद फपक के रो पड़े थे। और जो वो फपक के रो के आए हैं वो परिवार आज भी फपक रहा है। हमारे अंबा के निवासी विश्वकर्मा परिवार जो यहाँ पर भोपाल में 3 लोगों ने आपने देखा होगा, सूदखोरों को उसमें मर गया था, सूदखोरों के उसमें मर गया था हमारे अंबा के, उन पे कुछ भी नहीं हुआ। हम एक चीज में आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, कुछ मोटी मोटी बातें। जल मिशन योजना हमारे यहाँ चल रही है। सब कहें प्रॉब्लम होगी, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं रहे, ध्यान नहीं आ रहा। जल मिशन योजना में जो पाइप की खुदाई हो रही है, तो हमारे रोडों का जो शोल्डर है, और शोल्डर में वो खोदे दे रहे हैं। हमारे रोडों की मजबूती तब रहती है जब शोल्डर से उसको सपोर्ट रहता है। अगर शोल्डर कमजोर हो जाए तो लोड पड़ेगा तो रोड बाहर हो जाए। पानी आएगा नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है कब आएगा, लेकिन पूरी अंतिम किनारे से परमिशन होती है। एक तो परमिशन नहीं ली है अभी, और अगर ली भी होगी तो अंतिम किनारे से उसको खोदे जाने का नियम है, जो बीच से हो रही। अगर यहाँ विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से ये चीजें हो जाती तो हमारा थोड़ा सा वो हो जाता, मैंने एक चीज बच जाती, हमारा आर्थिक नुकसान नहीं होता राज्य सरकार का। आवारा पशु और गौ माता की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। तमाम उतने गौशाला नहीं है, कहां पर भेजें। पूरा किसान सुबह से एक ही चीज करता है और एक्सीडेंट में मारे जाए। एक और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कोटा में हर वर्ष हर माह खाद्य का आवंटन बदल जाता है। जो खाद्य का आवंटन क्यों बदलता है? गरीबी रेखा के नाम पर, कि गरीबी रेखा में अगर बदलाव होगा तो हम आवंटन बदल दें। वो आवंटन आता है विकृत दिनांक के 2 महीना बाद। गांव के किसान को मालूम ही नहीं, गांव के निवासी को, कि इस महीना कितना आवंटन आना है, और पता लगा कि कल आ रहा, परसों आ रहा, 2 महीना खाद्यान्न नहीं पड़ रहा। तीसरे महीना जब आवंटन आया तो जो मन मर्जी हुआ दे दिया, बीच का 1-2 किलो 1-2 महीने का वो हो गया। अगर ये वाला खेल ना होना तो आटाओं की मिल नहीं चल सकती, उनकी वायबिलिटी ही नहीं बढ़ेगी। इसी तरह धान जो हमारे यहाँ सड़ा दिए जाते हैं जानबूझकर उपार्जन केंद्रों में, और वो शराब के माने फैक्ट्रियों को बहुत सस्ते दाम पर ऐसे दे दिया जाता है, तो उसकी भी हम बचत कर सकते हैं। हमारा आज भी हमारे इसमें जो कल आपने ये राज्य खाद्य आयोग की रिपोर्ट दी है, उसमें बहुत सारे आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन नहीं बने हैं। इसके लिए एक बात है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपका ध्यान सैंड के उत्खनन पे है, लेकिन पत्थर पे नहीं। हमारे यहाँ लाइमस्टोन का बहुत अवैध उत्खनन, वो महंगा लाइमस्टोन है जिसका उपयोग सीमेंट के लिए किया जाता है, जिसकी रॉयल्टी भी ज्यादा है, लेकिन उससे गिट्टी बन रही है। 2-3 ही माइन स्वीकृत है, बाकी सब अवैध चल रहा है। तो एक तो रॉयल्टी का नुकसान, दूसरा उसके लिए डिटोनेटर आ कहां से रहा? जो लाइसेंस होल्डर है वो दाएं बाएं से उन्होंने अपना ही डिटोनेटर दे देते हैं, आगे चल के हरदा जैसे कार्ड की पुनरावृत्ति हो जाए। एक और बात बता रहा हूँ, जैसे क्या जो भर्ती होती है, ऐसे जो गार्ड है, सुरक्षा कर्मी गार्ड है, हमारे अधिकारी कहना नहीं चाहिए, पर जो हमारे नए अधिकारी आते हैं, छोटे अधिकारी आते हैं, वो अपने डेकोरम के लिए बगलों में सजाए कर लेंगे, उनके सुरक्षा गार्ड उनको दिया जा रहा है। और विधायक यहाँ पोइस हमारा घूम रहा है कि सुरक्षा गार्ड मिल जाए, जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ पुनर्घनत्वीकरण में जमीनों की जो अल्टा पलटी का खेल है, तो यहाँ की लोग इसमें राज्यपाल जी के अभिभाषण में लोक संपत्ति विभाग का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि इसमें हमें काफी लाभ हुआ। उनके अभिभाषण में ये बात बिल्कुल सत्य लिखी और ये लाभ हुआ है। जब हम देख रहे हैं कि उसमें लाभ हो रहा है, तो बराबर में हम लोक संपत्ति विभाग को हम क्यों चला रहे हैं जिसमें कि बहुत कम दर आ रही है, और हम जमीन कोलियों के फल उठा रहे हैं। हमारे रीवा सिंगरौली शहडोल में बहुत बड़ा एक शराब घोटाला हुआ, 3 महीने तक फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर उठा देते रहे, वो मामला दबा हुआ है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर 3 महीने तक जब फर्जी बैंक गारंटी को मान लिया गया और बाद में चुपचाप उसको बदलवा भी लिया गया, तो उसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे समैया नगर पंचायत में दूध बेचने वाले यादव, सब्जी बेचने वाला कुशवाहा, ट्रक चलाने वाले चालकों से बाजार बैठकी के नाम पे साहब इतनी मारपीट होती है। मैं अगर जीता हूं तो सिर्फ इसी कारण से।
हम नगर पंचायत से 2900 वोट लेकर जो लीड लेकर निकले और उसी से हम 730 वोट से जीत गए, तो मात्र यही कारण था कि पूरे नगर पंचायत के लोग जो त्रस्त थे उन्होंने हमें एक तरफा वोट किया और इस उम्मीद के साथ कि ये लूट मारपीट बंद होगी। हो क्या रहा साहब वहां कि वहां विभागीय बैठकी हो रही, शासन के नियम आए जी, आपका आशासकीय संकल्प भी आने वाला है। एक तिमाही या छमाही वसूली होनी है, तो वहां प्राइवेट गुंडों के माध्यम से कर्मचारी हैं, उनसे इतनी ज्यादा मारपीट करके वसूली की जा रही है और प्रभारी सीएमओ को उसमें हम प्रश्न भी लगा रहे हैं, चिल्ला भी रहे, तमाम अर्जी भी दे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। कम से कम हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब हैं, तो अब दूध वाले यादव तो न मारे जाएं, उनकी तो रक्षा हो जाए, सब्जी वाले कुशवाहा तो न मारे जाएं। इतना आपसे निवेदन है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपने मैं समय दिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री सिद्धार्थ तिवारी जी। प्रोक्योरमेंट पोर्टल, तो जो उसमें विज्ञापन आएगा वही डेट मानी जाएगी। फिर रूल्स ऑफ फाइनेंस का एक रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैंने लेटर लगा के दिया है, उसमें लिखा है कि कम से कम 4 वीक, जिस दिन आप टेंडर फ्लोट करेंगे उस दिन 4 वीक का टाइम आपको देना है। क्या ऐसी हड़बड़ाहट थी? और उसको यहाँ के ESE सब ने रिकमेंड भी कर दिया, जल्दी 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 की मंजूर करो। और उसको टेंडर किसका है, नाम तो यहाँ 3-4 चलते हैं, पर पूरा टेंडर एक ही सज्जन का है। जो भी यहाँ मलाईदार टेंडर होते हैं और एक आध आदमी है, 4-5 लोग हैं काम करते हैं, उनको चेहरा सामने कर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। तो अब उस टेंडर पे झगड़ा चल रहा है, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर एकदम ही नौकरी का भय नहीं होगा तो ये मंजूर करेंगे। बाकी मैंने हाथ पैर उसमें चारों तरफ से मैंने कॉलम खींच दिए कि जब आप टेंडर ही कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिल सकता, जिस दिन मिलेगा ही प्रोक्योरमेंट से, उस दिन से न गिनती करोगे। और वो आचार संहिता के बाद का है। कई तरह के भ्रष्टाचार हैं, ऊपर की सजावट है, और एक गिरोह काम कर रहा है। मुझे ये उम्मीद थी कि सरकार में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कुछ चीज़ें बदलेगी, मुझे उसकी उम्मीद कम दिख रही है। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 5 साल में दूध का दूध और पानी का पानी, एक एक चीज़ जनता की ज़बान पे होगा। अभय मिश्रा, मैं खुद इतनी मेहनत करूँगा, इतने डॉक्यूमेंट्स रख दूँगा, इतनी चीज़ें निकाल के सामने रख दूँगा, इनसे जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि कागज बोलेगा, अभिलेख बोलेगा। अभी मैंने जो तारंकी, ध्यानाकर्षण सब लगाया, इनमें इन सब विषयों को लगाया हुआ है। पंचायतों में आप देखिए, पंचायतों में रीवा इकलौता जिला है जिसमें यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजनीतिक दबाव में संविदा कर्मचारियों को CO बनाएं। गवर्नमेंट का रूल्स है कि राजपत्रित अधिकारी में संविदा कर्मचारी नहीं बैठा जाए। अगर मान लीजिए पद खाली है तो उसके बगल में, अगर सिरमौर में खाली है तो गगेव वाले CO को चार्ज दिया जाए। जो संविदा कर्मचारी भर्ती होता है, जैसे कोई NRGA के नाम पे भर्ती होता है, कोई वाटर सेट के नाम पे भर्ती होता है, कोई इन्वायरमेंट के, तो उनका एक जॉब चार्ट होता है। उस जॉब चार्ट से हट के वो दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने इस तरह से लोगों को बैठाकर ऐसे ऐसे गलत काम कराए हैं। अभी तो मैं जो चुनाव समय कहा करता था कि 2,97,00,000 रुपये ग्रेवल रोड पे इन सब अधिकारियों ने, कलेक्टर से लेकर, उस समय के कलेक्टर से लेकर, वर्तमान मैडम नहीं थी, वर्तमान जिला CO थे, बल्कि कुछ इनके हैं, कुछ इनसे पहले वालों के, और ये सब मिलकर रोजगार सहायक के माध्यम से 15-15 लाख करके एक ग्राम पंचायत को 97 लाख, दूसरे को ऐसे 3 करोड़ कुछ लाख रुपए ग्राम पंचायत को दे करके, और वेंडर एक ही व्यक्ति को बना करके, और भांजे भतीजे और सब आदिवासी गरीब सरपंच, उनके ऊपर गुंडागर्दी दादागिरी करके पूरा पैसा सेवरिया में निकल गया है। मैं उसकी भी जांच करवा रहा हूँ, उसका इनसे जवाब देते नहीं बन रहा। फलाने दे गया था तो मेरा कुछ खो जाएगा तो चला जाएगा। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्रदेश का भला करेंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये, मैंने कल राज्यपाल के भाषण में पुनः मैंने रिपीट किया कि माननीय राज्यपाल महोदय, आपने लोक परिसंपत्ति विभाग की प्रशंसा की है कि लोक परिसंपत्ति विभाग से हमने इतने की संपत्ति बेच डाली। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ,
लेकिन ये शर्म की बात है कि हम अपने मूल संपत्तियों को बेचे दे रहे हैं। चलिए ठीक है, उसमें आपने वास्तविक बात ये है कि लोक संपत्ति विभाग से इन्होंने कहीं छोटे से छोटे शहर की छोटी से छोटी ज़मीन बेची तो वो भी 28,000 30,000 रुपये स्क्वायर फीट में की। फिर मैंने जिक्र ये किया कल पुनः, जैसे पहले दिन किया था, जो ज़मीन ओपन ऑक्शन में 28,000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही है उसको आपने सिरमौर चौराहे में 1,800 रुपये स्क्वायर फीट कैसे मूल्यांकित कर लिया? बगल वाली को 2,200 रुपये आपने कैसे मूल्यांकित कर दिया? और उसके बदले आपने पैसा भी नहीं जमा कराया। लोक संपत्ति में तो कैश मिल रहा है, उसके बदले आप घास लगवा रहे हैं, 5 सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, वो नदी का क्या बनवा रहे हैं, इको पार्क बनवा रहे हैं। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये कोई ऐसी ज़रूरत, ये तो कागज़ का पेट भरने के लिए और हजारों करोड़ की ज़मीन को कौड़ियों के भाव लूट लेने का और बदले में पौधे लगा देने का खेल है। आज आप देखिए, कोर्ट के सामने जो सिंचाई विभाग की ज़मीन थी उसको इन्होंने बेचा कौड़ियों के भाव, और वही व्यक्ति जिसने भी खरीदा है वो सब मिले जुले हैं ये लोग, वो उसका प्लाट काट के 30,000 रुपये स्क्वायर फीट पर रजिस्ट्री करवा रहा है। ये अगर ओपन ऑक्शन करते तो क्या 30,000 रुपये स्क्वायर फीट नहीं आता? क्या जरूरत है कान को घुमा के दे पकड़ने की? तुम खुद ही 30,000 रुपये स्क्वायर फीट ले लेते, तो तुम 2,000 रुपये स्क्वायर फीट लेके इसको दे रहे हो और ये वही बात तुम्हारे सामने 30,000 रुपये ले रहा है। इतना तो समझने लायक चीज़ है कि हो क्या रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोल नहीं रहा था तो इनकी बातें खुल नहीं रही थी। अभी इन्होंने टेंडर में फिक्सिंग की, अभी इन्होंने आचार संहिता कब लगी थी? आचार संहिता नहीं 9 तारीख को सर, अक्टूबर, हाँ 9 को लगी ना, 6 को लगी, ऐसा कुछ। उसके 2 दिन बाद हमारे सिमरिया में 100 करोड़ के ऊपर के ये 2 टेंडर लगाते हैं। आचार संहिता लगने के 2 दिन बाद, और जिस दिन हम लोगों का रिजल्ट खुला है उसके 1 दिन पहले उसको खोल लेते हैं। और जब हमने इसकी लेटरबाजी की तो ये कहते हैं कि हमने रीवा के राजस्त्री समाचार पत्र में 1 दिन पहले छपा दिया था। आजकल टेंडर का नियम क्या है? ई पोर्टल, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। बंगलौर में बैठा ठेकेदार 150 करोड़ का टेंडर में कंप्लीट करेगा तो वो थोड़ी जानेगा कि रीवा के बिंद भारत में क्या छपा है, ये थोड़ी देखने जानेगा। आजकल तो ई पोर्टल, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका टेंडर फॉर्म बिकने का कोई और साधन हो तो हम उसको मान लें कि भाई ठीक है विभाग बेच रहा है, हम कंप्यूटर में नहीं देख पाए, हम अखबार में देख के खरीदने चले गए। हाँ, फिर मैंने अभ्यावेदन लगाए हैं कुछ स्कूलों में उन्नयन करने के लिए, और कुछ हमारे अभ्यावेदन, एक तो कल स्वीकार हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा हुआ माना गया समय की कमी के कारण। अभी मेरे बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे तथांकित अतरांकित प्रश्न, और इसके अतिरिक्त मैंने पूरे के पूरे ध्यानाकर्षण, धारा 52 में भी जितना मैंने किताबों के खूब अध्ययन किया है। अभी मैं 3 दिन रात को 2:30 बजे सोया हूँ और 5 बजे उठा हूँ, और 6 बजे टोकन लेने चला जाता था 7 बजे विधानसभा में, तब नंबर आता था। तब ये दिन रात मेहनत करके और इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, वहाँ ऐसे नहीं बोला जा सकता, वहाँ सब वरिष्ठ विद्वान सदस्य हैं, उनके सामने आधार पे बोलना पड़ता है। मैंने अनुपूरक बजट पे कल बात की है, इनको ज़रूरत ही नहीं 38,000 करोड़ रुपए ये खर्च ही नहीं करते। कैग की रिपोर्ट है, जो ऑडिट लेखा की कैग की रिपोर्ट है, मैंने खोल दी उसको कि ये देखिए साहब इतना पैसा आपने खर्च नहीं कर पाया, इसमें इतना भ्रष्टाचार, आप ये सब कर क्यों रहे हैं? और दूसरा 3,300 से कर्ज बढ़ाकर आज 44,000 45,000, जो अपने यहाँ का क्या कहते हैं उसको, जीपीडी क्या कहते हैं उसको, जीडीपी का जितने % हम ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुरूप, आप मेरी स्पीच में पढ़िएगा, उससे ये बहुत आगे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी ये अनावश्यक कर्ज लेते जा रहे हैं, और कर्ज लेने का एक कल्चर सा हो गया, और पैसे आप देखिए कि किसी ठोस प्रबंधन में ये काम नहीं कर पा रहे। फिर हमने कल
अनुपूरक बजट में पूरी बातें बोली। हमने ये बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं है। आज भी अधूरे भवन पड़े हुए हैं जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए लगे हैं, कहीं आंगनबाड़ी के, कहीं फलाने के। 20 साल की सरकार हो गई, आप आज भी आपके आंगनबाड़ी भवन नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, अस्पताल नहीं है। इनके लिए आपने कोई प्रबंधन नहीं किया। आपने मनरेगा में मजदूरों के बढ़ाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं किया। हम जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो एक्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय है 750 रुपये। आज जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना मिल रहा साहब? 65,000 रुपये। पंच को कितना है? एक्ट में है 100 रुपया। अभी इन्होंने पंच का कितना किया है? 150 रुपये। जिला पंचायत अध्यक्ष का 750 से 65,000 कितने गुना हो गया साहब? 70-80 गुना। पंच का कितना किया? 100 का 150, वो भी दिया नहीं। और पंच वही है जिसके घर में 50 वोट बनता है, उसकी पंचायत में भी कोई भूमिका नहीं। हमने कहा इसके लिए आपने क्या प्रबंधन किया है? फिर हमने कहा कि जेल, जब से मैं तो जेल कभी नहीं देखा अंदर से, पर मैंने उन्हें बताया कि जेल के कैदी बताते हैं और लोग बताते हैं जिस तरह हम इंसान हैं, किसी ने अगर गलत काम भी कर दिया है तो उसको सज़ा मिलती, पर इंसानियत अपनी जगह है। आप कुल 200 रुपये का बजट दे रहे हैं, दिया जाता मर जाता है, उसका कम से कम बजट होना चाहिए। पुलिस में आप कुल 200 का बजट दे रहे हैं। आप भर्ती रोजगार के नाम पर कोई बजट नहीं दे रहे हैं। आप खाद्य प्रसंस्करण में बहुत नाम मात्र का बजट दिए हैं। आप कृषि और उसको बढ़ाने के लिए कोई बजट ही नहीं दिए। आप हवाई जहाज़ में बहुत ज़्यादा बजट दिए। मैं बुक नहीं लाया हूँ, मैंने इनका एक एक चीज़ किया कि आप कितना मनी वेस्ट कर रहे हो और कहाँ कहाँ ज़रूरी था वो नहीं दिए हैं। वो मेरी स्पीच में आपको सब मिल जाएगा। फिर मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में भी पूरी बातें कही कि आपने पिछले अभिभाषण और इस अभिभाषण में एक ही विषय को हम लोगों को सिखाया जाता है, पुनरावृत्ति से बचें, सदन का महंगा समय बचाएं। और राज्यपाल महोदय ने 16 बार जो पिछले दिसंबर में बोला था उसी में लगभग 40% उसी को दोहरा दिया। वही तेदुपत्ता मानक बोरा, वही प्रधानमंत्री जी, वही राम राज्य, वही धर्म। हमने कहा था राम हमारे भी हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे भी आराध्य हैं, पर उसकी जगह ये नहीं है। उसकी जगह मंदिर है, वहाँ जाके हम अपनी भक्ति प्रदर्शित करें। इसका एक एक मिनट जनता के कीमती पैसों से इतना खर्च आता सदन में, इसमें हम विकास की बात करें, इसमें हम पॉइंट की बात करें। आधा टाइम में देखता हूँ वही कुछ भी हम लोग बोलेंगे, आपको राम पसंद नहीं है, आपको ये पसंद नहीं है, आप वही करके। मुझे लगता ही नहीं है कि ये एक तरह से वैचारिक या शिक्षित सदन। मैंने उसमें पूरी बातें रखी हैं। मैंने उसमें सिमरिया की लूट रखी है, किस तरह नगर पंचायत में, यहाँ तक कि बताया कि सिमरिया नगर पंचायत से मैं 2900 वोटों से आगे हुआ और वहीं से मैं चुनाव जीत गया। ये उसी का नतीजा था जो आप सब्जी वाले, दूध वाले और इनको मार मार के पैसा लूट रहे थे। और अब तो यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, कम से कम यादवों की तो पिटाई रोक लो, कुशवाहा समाज की सब्जी बेचने वालों की तो पिटाई रोक। मैंने ये सब बातें उनसे कही है। अनुपूरक बजट में मैंने बोला है, अशासकीय संकल्प में मैंने बोला है। राज्यपाल के अभिभाषण को आप सुनिएगा, मैंने इनका पूरा खोल के रख दिया है सब कुछ। राज्यपाल के अभिभाषण में हम बहुत सारे विषय ला सकते हैं। मैंने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है, अपने कॉलेज वगैरह के लिए अभ्यवेदन दिया है। मेरा ये कहना है, ये तो रही मेरी इतनी बातें, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप मेरी इन बातों को जनता तक पहुंचाएं और साथ में वो जो क्लिप है, मेरी बातें नहीं माने। कल सदन वो हुआ है तो कल बहुत सारे रिकॉर्ड आने में 2-3 घंटे लगते हैं। हो सकता है कल संडे को आधा टाइम खुलता है तो वो मिल जाएंगे, लेकिन सीडी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। जो बोलते हैं तो आजकल वो हो गया है ऑनलाइन सा, तो वो आपके पास उपलब्ध है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे बोले हुए चीज़ों को क्रम बाई क्रम जरूर रीवा की पब्लिक को दिखाएं, और उस पर जो हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं तो जो आपको उचित लगता हो लिखें। मैं विपक्ष का विधायक हूँ। मुझे यदि व्यक्ति लोभ छोड़ दे, कि हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, और खो देने का भय छोड़ दे कि तुम्हें जो मेरा करना हो कर लेना, मेरा क्या होगा, जो होगा हो जाए, ठीक है ना, तो फिर डर किस बात का।
यहाँ पर पूर्वा प्रपात में एक पुलिस थाना खोलने के लिए हमने प्रपोजल रखा। वहाँ गौशाला भी है, पुलिस थाना वो भी है, इतने यात्री जाते हैं, बहुत सारे अराजक काम होते हैं जो लोग चर्चाओं में नहीं आते हैं, बड़े घरों के बच्चे जाते हैं, वहाँ के साथ मैं यहाँ चर्चा नहीं कर सकता, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि एक ये मैंने याचिका लगाई। चौथा मैंने एक और याचिका, ये तो मैंने शून्यकाल में लगाया, एक मैंने याचिका लगाई जिसमें मैंने सिमरिया कॉलेज में संकाय खोले जाने हेतु कि हमारे यहाँ कॉलेज तो खुल गई, बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन विज्ञान संकाय, भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं है। और जो बीए तक के हैं, और एक तो कॉमर्स नहीं, और जो बीए तक के विषय हैं इनमें कुल 3 टीचर और 10 फैकल्टी टीचर। 10 जो फैकल्टी टीचर हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की पत्नी, इसकी पत्नी, उसकी पत्नी, सब ऐसे लोग भरे हुए। आप सोचिए बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमने इनसे टीचरों की मांग की, हमने कॉलेज की बात की, हमने रिंग रोड की बात की, अपने दोनों उसकी बात की, फिर पूर्वा प्रपात की बात की। एक और चीज़ हमने मांगी थी, कहीं लिखा था ना, पार्टी ने NHAI को, NHAI लिखता है मेरे दोनों प्रश्नों पर, मेरा पहला था रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड कई वर्ष पूर्व घोषित थी। 17 सिमरिया बाईपास रिंग रोड होकर सिरमौर, डभौरा, शंकरगढ़ जाने वाले मार्ग के निर्माण का संबंध। दूसरा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिमरिया से मानिकपुर जाने वाला मार्ग जो उत्तर प्रदेश के जंगल में होकर ख़त्म हो जाता है, मानिकपुर शहर को नहीं जोड़ पा रहा है। इसमें 10-12 किलोमीटर अगर आप केंद्र सरकार को भेज दें तो वहाँ से अगर हल हो जाए तो इतना पैसा जो लगा है, 39 करोड़ रुपए लगा है, सिमरिया से मानिकपुर जाकर बॉर्डर में जंगल में ख़त्म हो जाता है, आगे उसका कोई उपयोग नहीं। इसमें उत्तर आता है NHAI की तरफ से कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क सतना, सिमरिया, सिरमौर तथा शंकरगढ़ 4 लेन चौड़ीकरण हेतु DPR निर्माण का कार्य पिछड़ा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन स्थल की परियोजना BRT बैकवर्ड एरिया रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में बनाई जा चुकी है। कार्यालय कटनी के अधीन DPR तैयार कराए जाने हेतु स्वीकृत किया गया था, किंतु भारत शासन के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ, जो मूल NHAI, देखिए केंद्र सरकार की सड़क की 3 है, मेन है विभाग मोर्थ जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, यही जो मैं पढ़ रहा हूँ NH, और दूसरा है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है NHAIDCL जो नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। तो इन्होंने लिखा कि ये मोर्थ को राज्यपाल के निर्देशानुसार DPR स्थित में ही क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र भोपाल माने NHAI भोपाल, चीफ इंजीनियर सरकार का PWD के साथ दिनांक 21/6/19 को त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से हस्तांतरित किया जा चुका। अतः उक्त मार्ग की अद्यतन स्थिति तथा सड़क से निर्माण से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल ये था। जब ये उत्तर आ सकता है तो वो उत्तर तो और बगल में वहीं ऑफिस थी, उस उत्तर को उसमें संलग्न नहीं किया गया। मुझे उत्तर तो मिला पर शाम को 7 बजे, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें अपने आप रूटीन में होना था वो हो जाना था, इनका इसमें कुछ लग नहीं रहा था। इसके बाद आता है अशासकीय संकल्प, उसमें मैंने इनसे काफ़ी अनुनय विनय किया, मैंने कोई ईगो नहीं किया। मैंने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने सिमरिया के विकास के लिए, सिमरिया की जनता के लिए अगर आपके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, आपके विनती करनी पड़ रही, मैं वो भी कर रहा हूँ। आप मेरे सिमरिया का विकास ना रोकें। आप 230 में से 230 नहीं जीत सकते, अगर 2-4 हार गए हैं और उसमें भी 730 वोट से आप हार गए, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि सिमरिया की आधी जनता ने आपको वोट दिया है, आप सिमरिया का विकास क्यों रोक रहे हैं? तो यही गोलमोल उत्तर। फिर उसमें मंत्री
जी का आपके पास स्पीच में है, पूरा आधे घंटे का है। जैसे कोर्ट चलती है ना, न्यायालय, सुई की आवाज़ नहीं बोल रही थी, पूरा सनाका था। शाम को मैंने अपना पक्ष रखा, मंत्री जी ने फिर अपना पक्ष रखा, फिर मैंने अपना पक्ष रखा। फिर मैंने बताया कि ये जब रीवा राज्य था, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। फिर 1947 के बाद जब स्वतंत्र भारत हो गया, रीवा राजघराना था। गुलाब सिंह की खखरी मानिकपुर में भी थी, मानिकपुर से लेकर ये उनकी टेरिटरी थी। तब ये जंगली मार्ग हुआ करते थे। और उस जमाने के जो 13 सबसे पुराने स्टेट हाईवे थे, उसमें रीवा सिमरिया मानिकपुर था। और वहाँ तक वो खुद जाया करते थे, तब जंगली मार्ग होते थे। बाद में यहाँ तक तो सिमरिया के जो यूपी बॉर्डर है वहाँ तक तो बना दिया गया, वहाँ भी थोड़ा बहुत जंगल थे, वो कट गए, बन गए। अब यूपी में अपना जोर नहीं था, तो आप इसको, तो माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा इसको हम इस आपस में सरकार से बात करके, हमने कहा बिल्कुल आपकी बड़ी कृपा होगी। तो बोले कि आप इस संकल्प को वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा संकल्प वापस लेने को तैयार हैं। तो हमने कहा हाँ, मैं इस संकल्प लेने को आपके आश्वासन पर तैयार हूँ कि आपके प्रयास से हमारा ये काम हो जाए। फिर हमने कहा कि दूसरे का क्या होगा, तो बोलने लगे कि उसमें ट्रैफिक डेंसिटी, रोड की माल बहुत अच्छी है, ट्रैफिक डेंसिटी कम है। हमने कहा नहीं साहब, मैं इसका इसी विभाग में को समझता हूँ, ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की योजना है। यहाँ कोई नहीं पूछने जा रहा ट्रैफिक है कि नहीं, केंद्र सरकार का है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को 4 लाइन सड़क से जोड़ना है तो जोड़ना है। इसमें इसका कोई मतलब नहीं, आप इसका गलत उत्तर दे रहे हैं। आप इसको आप यहाँ के माध्यम से केंद्र सरकार को आप भेज दीजिए। वो बोलने लगे कि नहीं, ये संभव नहीं, आप इसको वापस कर लीजिए। फिर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप अशासकीय संकल्प को वापस ले रहे हैं कि नहीं। तो हमने कहा एक को ले रहा हूँ, एक को नहीं ले रहा हूँ। एक आपके भरोसे कि आप 2 राज्यों से, तो बोले दोनों एक साथ होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो नहीं। तो हमने कहा कि, उन्होंने कहा एक लाइन में हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो हमने कहा ना। तो बोले तो फिर मतदान करा दिया जाए। तो मतदान में उनकी बहुमत संख्या ही है। तो उन्होंने, उनके नेता ने जो प्रतिपक्ष में के थे, उन्होंने इशारा किया ना, तो पूरे लोगों ने बोला ना, और हमारे लोगों ने बोला हाँ। हमारी संख्या कम थी, प्रस्ताव गिर गया। हमने उनको बताया कि साहब, रीवा सिमरिया की रिंग रोड है, इससे अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो हमारा चित्रकूट ये इतनी चीज़ों का फ़ायदा होगा। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना करिए कि सिमरिया बाज़ार में इतने से ट्रक निकलते हैं, ट्रक वालों से अवैध वसूली की जा रही है। नगर पंचायत सिमरिया द्वारा पिछले 3 वर्षों से, आप सबको पता ही है, कि विभागीय वसूली के नाम पर प्रतिदिन 3500 कटता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रतिदिन 3500 आए, और जबकि वहाँ 1 लाख रुपए तक की वसूली है। ट्रक वालों से, दूध वालों से, सब्जी वालों से भयानक मारपीट की जाती है, वसूली होती है। तो कम से कम ये ट्रक वाले इससे आ जाएंगे। तो आप हमको सिमरिया थाने के पीछे से वहाँ तक ये 15-15 करोड़ रुपए आप लुटा रहे हैं, तो हमें 8-10 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो हमारा ये काम हो जाए। तो हाँ की जीत हो गई, ना की हार हो गई। मैंने उनसे कहा कि जनता सब देख रही है साहब, आप क्या कर रहे हो सदन, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, जनता सब देख रही। मैंने वापस इसलिए नहीं ले सकता कि मैं अपने जनता के सामने दोष का भागीदार नहीं बनूंगा। मैं अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूँ, और आप हमारे सिमरिया की क्षेत्र की जनता से बदला ले रहे हो। सिमरिया की जनता जरूर इसका समय पर जवाब देगी। 3 अशासकीय संकल्प से स्वीकार हुए थे, 2 भाजपा वालों ने लगाए थे, एक हमारे। हमें ऐसा लगता है कि 2 भाजपा वालों के किसी योजना के तहत अलग किए गए, मुझे बस अवसर दिया गया, क्योंकि फिर वो तीनों होते तो कुछ और नज़ारा होता। अशासकीय संकल्प में मैंने बहुत अच्छा बोला। मैंने इनको बताया कि साहब, आपका क्या चला जाएगा, आज मैं विधायक हूँ, कल जो था आज नहीं है, आज जो है कल नहीं रहेगा। आज मैं विधायक हूँ, जरूरी नहीं कि मैं कल भी रहूँगा। ये समय है, गुजर जाएगा। आपका कुछ जा नहीं रहा, केंद्र सरकार की योजना है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का पैसा है, आप मुझे इसको आप भेज दें।
और वहाँ से जो उत्तर आया, वहाँ से जो NH वालों ने उत्तर भेजा है, उन्होंने क्लियर कट ये भेजा है, थोड़ा आपको जीत सकते 10, 20, 30 तो हारी हैं, मने छूटेंगी। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि लोकतंत्र में 100 में 100? फिर हम इसमें लिखते हैं कि मुझे दूरभाष द्वारा मिस्टर सोलंकी की ये जानकारी हुई और मैं मिस्टर सोलंकी से मिलने गया तो वो लेने को तैयार नहीं थे मेरे पीए से, तो मुझे जाना पड़ा। तब उन्होंने मुझे पावती दी और मैंने पूरे TSAS के साथ आपके यहाँ जमा करा दिए, जिला पंचायत में कॉपी जमा करा दी, कलेक्ट्रेट में जमा करा दी। और यह संभव नहीं है कि ये बिना आपके निर्देश के अनुसार हो, क्योंकि ये सब काम आपके मुख्यमंत्री सचिवालय से संचालित हो रहा है। इससे आपकी संकीर्णता स्पष्ट नज़र आ रही है कि आप कितना छोटा सोच रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश का भला क्या होगा। कृपया करके सभी विधायकों को बराबर सुनकर वो करें और मेरे प्रस्ताव को वो करें। मैंने उनको पत्र दे दिया, उसका उत्तर ये है, देखिए आप, परसों मेरे मेल में आया, परसों मेरे व्हाट्सएप में भी आया, मैसेज में आया। और ये 31 तारीख की, 31 क्या है ये, 31 जनवरी 2023 की डेट पे ये डिस्पैच करके ये इनके कार्यालय से राजेश कुमार सिंह, विशेष कर्तव्य अधिकारी, मुख्यमंत्री OSD ने पत्र लिखा। ये मेरा पत्र है जिसमें मैंने लिखा। फिर ये मेरे कामों की सूची है, ये लिखा। ये तो क्लियर है ना कि इनको मिल गया। 2024 अब जब ये सप्लीमेंट्री बजट आया तो उसमें किसी भी विधायकों के, कांग्रेस के शामिल नहीं। जब सप्लीमेंट्री बजट में, मैं आपके पास मेरी स्पीच है, इसमें देख लीजिएगा, मैंने कल अपनी स्पीच दी तो मैंने दिया स्पीच में कि 20 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार है, 18 वर्ष से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं। आज भी लक्ष्मी लाडली की, जो नई लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, वो भी मजदूरी कर रही। रोजगार के आपने अवसर नहीं पैदा किए। राज्यपाल महोदय ने भाषण में भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, भारत गांधी के सपनों का देश है। यहाँ की 70-75% आबादी, 80% आबादी गांवों में विकास करती है। जब तक हम गांवों को मजबूत नहीं करेंगे, किसान को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी बिजनेस साइकिल नहीं बनाएंगे, तब तक देश नहीं बदलने वाला। जैसे अभी हम गेहूं और चावल बो देते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, आपने नहरें भी दे दी, थोड़ा उत्पादन भी बढ़ा, फिर हम उपार्जन केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, बस यहीं तक ना सीमित है खेती। कोई किसान बड़े मुश्किल से बच्चे को पढ़ा पा रहा है, बच्ची की शादी करना है तो 2 डिसमिल ज़मीन बेच पा रहा है। नरसिंहपुर, कुछ इंदौर का बेल्ट, रतलाम, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ छिंदवाड़ा, जहाँ का किसान संपन्न है तो गन्ने का अच्छी कीमत पा रहा है। कहीं मक्के की स्टार्च इंडस्ट्री है तो वहाँ अच्छी कीमत पा रहा है। कहीं आलू के चिप्स बन रहे हैं तो वहाँ वो एक आलू 20 पैसे का बेच रहा है और 20 पैसे के एक आलू से एक पैकेट चिप्स 12 रुपये की बिक रही। वैल्यू एडिशन करने वाला आदमी अच्छा कमा रहा है, किसान कुछ नहीं कमा रहा। अगर कोई किसान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहे तो कम से कम उसको 33 kV लाइन का कनेक्शन लेना पड़ेगा। और फैक्ट्री जमते जमते साल भर लगी जाते हैं तो उसका एग्रीमेंट है कि कम से कम आपको 27 लाख रुपए का बिल देना ही हो। हम जैसे लोग तो दे लेंगे, एक आम किसान 6 महीना 8 महीना खड़े होते होते उसका प्रोडक्शन नहीं आएगा और 27 लाख का बिल देगा, टूट जाएगा। आपको कम से कम उसमें 50% सब्सिडी देना चाहिए, मंडी टैक्स देना चाहिए। इधर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने वही चिल्लर बांटो योजनाओं के नाम पर, एक तरह से लोगों को घुमा के नगद पैसा दो और वोट लेने में आप सक्षम हैं। आप चुनाव भी जीत रहे हैं और विपक्ष हमारा, हम मानते हैं कि कमज़ोर स्थिति में है हम, आप सफल हैं। आपके पास पूरी संभावना थी कि अगर आपकी नीति अच्छी होती और नीयत अच्छी होती तो आज प्रदेश का हाल कुछ और हो जाता। फिर मैं इनको ये सब बातें मैं लिखा। फिर हमने कल भाषण में बोला है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी ओर बड़े लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं। आप कुश्ती में चैंपियन, मुक्केबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट, तलवारबाजी में 1 नंबर, और आप देश के नामी गिरामी पहलवान हैं, और पहलवान की तीक्ष्ण बुद्धि, और फिर आप यादव। आपकी बुद्धि के, इस बुद्धि के रहते अगर प्रदेश विकास नहीं करेगा तो कब करेगा? हमको पूरी उम्मीद है, दिख रहा है कि आपका जो ये तीक्ष्ण बुद्धि है और जो आपका एकदम निर्मल मन है, इससे जरूर प्रदेश विकास करेगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको मेरा नमस्कार। मैंने दिनांक 24 जनवरी 2024 को 26 जनवरी के 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को महोदय को एक पत्र लिखा। मैं पहले बीजेपी में एमएलए था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त एमएलए, तो हम लोग आपस में बात करते रहते। उन्होंने हमको फ़ोन करते रहते थे कि आपसे प्रस्ताव मांगा, क्या आपने अपना वाला प्रस्ताव दे दिया? तो हमने कहा कौन सा प्रस्ताव? न कोई सूचना नहीं। हमने अपने नेता प्रतिपक्ष को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई सूचना नहीं। हमने अपने कांग्रेस के कम से कम 20 विधायकों को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई सूचना नहीं। मेरे दिमाग में आया कि कल ये कह देंगे कि आपने जमा ही नहीं किया। तो हमने अपने पुराने बीजेपी के विधायक मित्रों से पूछा, तो उन्होंने बोला कमल सोलंकी करके एक डीएस है, डिप्टी सेक्रेटरी, वो सीएम के बिहाफ में फ़ोन कर रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए के कार्य आप लोग प्रस्ताव दे दें, जो भी आपका मन है। तो मैंने तुरंत क्या किया कि उनकी समय सीमा जो थी, इतनी तारीख तक दे दे, उसके अंदर ही 26 जनवरी के पूर्व उन्होंने लिखा था। मैंने 24 जनवरी 2024 को एक पत्र लिखा, विषय लिखा आगामी विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के अनुपूरक बजट में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को संलग्न सूची अनुसार बजट में स्वीकृत। फिर मैंने लिखा, आपकी योग्यता पर मुझे संदेह नहीं, किंतु कार्य प्रणाली पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। ये बड़ी बात। फिर हमने लिखा, प्रथम विधानसभा सत्र के दौरान आपने जब अपनी ओथ ली थी, तो आपने ओथ में ये लिखा था कि बिना भेदभाव, बिना पक्ष विपक्ष, जनहित में हम किसी बिना राग द्वेष के काम करेंगे। इसके बाद जब आपने पहली बार अपना भाषण दिया सदन में, अभी जो पहला वो हुआ था, उसमें आपने कहा था कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश के हित में काम करेंगे। लेकिन ये जो आपका ये, फिर इसमें मैंने लिखा, हमने इसमें ये लिखा कि आप मध्य प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और पूरा मध्य प्रदेश आपकी ओर बहुमुखी विकास को लेकर देख रहा है, केंद्रित है। जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा, वहां दूसरे दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए तो भाजपा को लगभग बराबर मत मिले, कहीं 2-4-5 हज़ार वोट से भाजपा हार गई। ठीक है, बथाना में नहीं कट वाला कहाँ है? अशासकीय संकल्प इसीलिए लगाया क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का एक मामला है, जिसमें 2 स्टेटों के, और दूसरा जो हमने लगाया उसमें आपने जो फिजिबिलिटी टेस्ट की बात की है कि इतना ट्रैफिक होना चाहिए, इसीलिए हम करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चूक हो रही है। ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी प्लान जो NHAI का भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने पूरे देश में किया है, ये उसके अंतर्गत लिया गया। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इसके लिए नहीं कि ट्रैफिक का सेंसर कितना है, 2 राज्यों को जोड़ने, इसका अंतिम उद्देश्य शंकरगढ़ पहुंचना है। यूपी के शंकरगढ़ से ये घोषित राजमार्ग, आपको उन्होंने बाकी जानकारी भी दी है, बाकी सब चीजें सही है, पर उसका जो कारण बता रहे हैं कि फिजिबिलिटी टेस्ट, ये हमारी प्रैक्टिस में, हम अगर मध्य प्रदेश में कोई रोड बनाते हैं या कुछ करते हैं उससे संबंधित, जैसे सिमरिया से मानिकपुर रोड बनी,
एनओटी में बनी, एनओटी टोल के रोड में बनी, उस समय आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई कि हमको जितने स्टेट हाईवे हैं उनको पहले कैडर में लेना है। आपने उसको उठाकर ले लिया, एनओटी टोल में लगा दिया, 5 करोड़ 4 लाख रुपए हर साल कंडक्टर को दे रहे हैं, यूपी बॉर्डर तक बढ़ा दिया। मिश्रा जी, आप संकल्प के पक्ष में पूरी बात प्रस्तुत कर चुके हैं जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम ये ध्यान नहीं दे पाए कि ये रोड हम मानिकपुर के जंगल में जाके खत्म हो जाती। पहले ये रोड पुराने जमाने में जाती थी, बीच में जंगल आ गया। माननीय मंत्री जी, तो वहां पर तो ठीक है। मंत्री जी ने आपको अनुरोध किया है कि आप संकल्प वापस मैं ये 2 निवेदन, क्या आप वापस लेने को तैयार हैं? मैं बस 2 निवेदन कर लूं, फिर तो जैसा आप आदेश करें। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो यूपी गवर्नमेंट के से रिक्वेस्ट करके आपके माध्यम से उनकी सहमति लेकर के दोनों सरकारों के माध्यम से, क्योंकि जंगल उन्हीं के क्षेत्र में 6 किलोमीटर या 9 किलोमीटर का, इसमें आप कृपा कर दें तो हमारे समरिया का भला हो जाए। दूसरा, जो ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के माध्यम से सब कुछ कंप्लीट रखा हुआ है, मोर्थ में है, मतलब आपके भोपाल में ही कार्यालय में। आज अभी हमने पता लगा लिया 4 बजे के लगभग, थोड़ा मैं लेट हो गया, मैं डॉक्यूमेंट वहां से नहीं निकलवा पाया। तो आप मेरा संकल्प ना वापस करवाइए, आपके थोड़ा सा हाथ लगा देने से केंद्र सरकार का पैसा भी है, हमारा मार्ग बन जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका संरक्षण मिल जाए, आपका आश्वासन मिल जाए, आप इसको स्वीकार कर लें और हमारा ये वाला काम हो जाए। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम वो रिंग रोड जो जहां शहर से एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए 6 किलोमीटर दे दीजिए, जो 15 करोड़ सबको दे रहे हैं उसी से कुछ दे दीजिए, तो रिंग रोड वहां तक आके मिल जाए तो कम से कम एक्सीडेंट से तो बच जाए। 6 किलोमीटर रोड की मांग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के दोनों अशासकीय संकल्प के बिंदु पर बहुत विस्तार से मैंने अपनी बात रखी है और माननीय सदस्य भी उस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जहां वो मांग कर रहे हैं संकल्प क्रमांक 2 में, वो जंगल से होकर जाने वाला उत्तर प्रदेश का रास्ता है, उत्तर प्रदेश की संपत्ति है, जहां मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। पहले वाले मार्ग के बारे में जिस रिंग रोड के निर्माण की बात उन्होंने अपने अशासकीय संकल्प में की है, मैंने उसके बारे में भी वस्तुस्थिति बताई है कि वहां पर अभी सड़क है ही नहीं, और इसीलिए ये सामान्य कार्य प्रक्रिया है। सरकार में कोई भी हो, हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह की स्थिति कोई होती है तो पहले सर्वे या फिजिबिलिटी रिपोर्ट बुलवाई जाती है, उसके आधार पर ही उसके निर्णय होते हैं। तो मैंने दोनों ही बातें आपको कही हैं कि हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बुलवाएंगे, यानी सर्वे भी कराएंगे, और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को अनुरोध भी लिखेंगे आपकी अपनी जागरूकता के कारण, आपकी अपनी चिंता के कारण। और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि परंपरा का पालन करते हुए कृपया अपना संकल्प आप वापस। मैं सिमरिया मानिकपुर मार्ग के लिए अपना संकल्प वापस लेता हूँ। सिमरिया मानिकपुर वाहन जो जंगल से जाने वाला था, क्योंकि उसमें आपकी कृपा चाहिए और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में आपकी कृपा के माध्यम से वो मार्ग बनेगा। लेकिन मैं जो आपकी ये पहले से घोषित है, जिसको मैं पढ़ा हूँ और जिसमें मुझे मालूम है कि मोर्च में टेंडर होना ही है, वो दिल्ली केंद्र सरकार का है, वो अपने आप हो ही जाना है। तो मैं इस पाप का भागीदार क्यों बनूं कि मेरे क्षेत्र के लोग कहें कि आपने प्रयास नहीं किया। और ये तो आप भले उसको वो कर दें, आपका बहुमत है सदन, आप मैंने अध्यक्ष महोदय की कृपा है, मुझे प्राप्त हो पाती मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस संकल्प को आपके पास रखता हूं और निवेदन करता हूं कि उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूं, उस पर आप कुछ निर्णय करें। अभय जी, अब मैं आपसे एक बार जो सरकार का आग्रह है उसे दोहराता हूँ, क्या माननीय सदस्य संकल्प को वापस लेने के पक्ष में है? हाँ या ना में जवाब। एक जो सिमरिया मानिकपुर था उसके हाँ, और जो बाकी सिरमौर डभौरा शंकरगढ़ है उसका ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही संकल्प के दोनों बिंदु हैं वो, और इसलिए या तो दोनों पर एक सी स्थिति बनेगी अथवा नहीं बनेगी। संकल्प एक ही है, नहीं एक ही है, दोनों अलग नहीं अलग अलग नहीं है। संकल्प पर नंबर बदल जाता है, अलग होता है, तो एक ही संकल्प है। आप अगर वापस लेने को तैयार नहीं है तो मैं मतदान के लिए सदन को आग्रह करता हूँ। मैं वापस लेने के लिए तैयार नहीं। प्रश्न यह है कि सदन का यह मत, लोग इसको वीडियो वो कर लीजिए,
ये वीडियो कैसे आप लोग तक पहुंचा दें? एक बार डाल दीजिए भैया, नंबर हीरो का कर दीजिए, हीरो जरूर आ जाओ, पास में आ जाओ। ये लाइट सब जलवाइए नहीं आ रही है, यहाँ एक कोई बड़ा बल्ब लगवा दीजिए। ऐसा कौन कौन से विषय है, कौन कौन से? अच्छा ठीक है आपके द्वारा। हम लोग जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो हमारे जब सदस्य बेचारे मांगते थे किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो बगल में सीओ तुरंत लिख देते थे गेरवल रोड पे रोक, शासन को प्रस्ताव जाएगा। अब कैसे आपने कर दिया, और केवल एक ही जगह कर दी और बाकी विधानसभाओं में नहीं। पंचायतों में इसी तरह से लूट हुई है। सब चीज़ें मेरे प्रश्न के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से रखी हैं। कुछ हमारा, जैसे हमारे 2 प्रश्न हुए, एक केंद्रीय किचन सेट का, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये हमको हरा दें, मैं विधायकी छोड़ दूंगा। उसमें जो घोटाला हुआ, जिसमें इनको 6 करोड़ रुपए प्रति साल कागज में निकल रहे हैं, पूरे नगर निगम की स्कूलों में रेडी टू ईट खाना बट रहा है कागज। आपको किसी को न मालूम हो। मैंने बाबा से पूछा कि तुम्हारे यहाँ रेडी टू ईट बट रहा है, तो उसने कहा कि अरे ऐसी कैसी बातें बट रहा है, हम महापौर हैं, मुझे नहीं मालूम। उसका टेंडर जिला पंचायत ने किया है, फंड जिला पंचायत से पेमेंट हो रहा है। पटना नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम वाले को लगता है कि मेरे यहाँ से पेमेंट नहीं है, कैसे बट रहा है, और जिला पंचायत में वो तो एक्सटेंशन हुआ तो फाइल मेरे हाथ में आ गई। उसमें 2 साल के लिए टेंडर था, फिर बाद में 3 साल का रूल आया। 2 साल वाले में इन्होंने निविदा बुलाई और एग्रीमेंट करा दिया 3 साल का, और चुपचाप एक्सटेंशन कर दिया 2 साल का, और कागज़ में सब हो गया। आज भी कुछ नहीं, उसके मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट है, मैंने उसको लगाया है। उसमें इन्होंने गोल गोल जवाब दिया और मंत्री जी ने उसको, इनके जवाब को मान के मुझे अस्वीकार कर दी। मैंने धारा 52 में कल फिर अपील कर दी, उसमें आधे घंटे की चर्चा मांगी। अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको स्वीकार करिए और हमारी आधे घंटे की आमने सामने चर्चा कराइए। मैं बताऊंगा कि ये बिंदु क्रमांक 4.1 4.10 का उत्तर दे, और इसके बाद ये 26/7 का जो अगला आदेश आया है, उसके पहले वहाँ से भोपाल के जो मध्याह्न भोजन परिषद से उससे स्वीकृति आई, उसके बाद वो नया रूल्स आया। तो जब उस स्वीकृति के आधार पे आप कर रहे हो, जिसमें 2 साल और 1 वर्ष का एक्सटेंशन लिया है, तो नया रूल्स में जिसमें 3 वर्ष और 2 वर्ष लिखा है, उसको कैसे लागू कर सकते? मैंने हम एग्रीमेंट इस टेंडर फॉर्म में कराए, और एग्रीमेंट करते समय सीधे फोर्जरी। रीवा भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ है, नहीं बदलेगा। यहाँ 20 साल से लोकल अधिकारी बैठे हैं, लोकल कर्मचारी बैठे हैं, सब आपस में एक दूसरे के नाते रिश्तेदार हैं। यहाँ और तो कोई फैक्ट्री खेती है नहीं, सरकारी लूटपाट की कमाई है। माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ 20 वर्ष से स्थापित हैं, इन्होंने काकस बना के रख लिया है, चाहे ज़मीन का हो। अब आप बताइए, एक मंडल है, एक मंडल में विधायकों को क्यों नहीं शामिल किया? केवल लोक निर्माण विभाग, PHE, फलाने ई, और अध्यक्ष उसका कलेक्टर। जो कलेक्टर बोलेगा वही ना वो करेंगे। उसमें एक ज़मीन का मूल्यांकन कर दिया कि ये ज़मीन 1000 करोड़ की नहीं 100 रुपये की है, कलेक्टर रेट से मौके में बेची है, तो 30,000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही, और कलेक्टर रेट में 1800 ये कर दिया। इसके बदले में उसका नियम ये है कि अगर हम ये ज़मीन दे रहे हैं तो इसी के एक भाग में हमको निर्माण करना है, और एक भाग में, जैसे शिल्पी प्लाजा ऐसे ही बना है, अलग से उसको ज़मीन नहीं दी गई, उसी के ऊपर तल पर ऑफिस और नीचे, ये है उसका नियम। तो वो ना होकर एक ज़मीन के बदले आप दूसरा ज़मीन दे रहे हो, पार्क दे रहे हो, ये सब कर रहे हो। वो लूट अभी भी बंद नहीं हो रही। और एजेंसी कौन है? एजेंसी है, बना के रखे हैं इसको, हाउसिंग बोर्ड को। हमने दूसरा काम ये किया था, एक आपके वीडियो में होगा, जब नीलम मिश्रा विधायक थी उस समय इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को लेकर के केंद्र सरकार की एक योजना, केंद्र सरकार की योजना आई थी कि एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ने की। इसमें ये देखिए, मैंने निकाला है फेसबुक से कल ही, माननीय गणेश सिंह जी का। इसको आप लोग फोटो खींच लीजिए।
पढ़िए, खींचा, सब लोगों ने खींचा। इसको मैंने सदन में रखा। सदन में मैंने कहा कि इसमें लिखा है, गणेश सिंह जी अपने फेसबुक आईडी से लिखते हैं, सतना से इलाहाबाद के लिए नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति दी है। दमोह से हटा अमानगंज, जसों, नागौर, सतना, बाया सिमरिया, जवा, सूती, शंकरगढ़, इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी तरह अयोध्या से चित्रकूट जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ, उसे मैंने चित्रकूट से सतना तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इन सभी के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। क्या गणेश सिंह जी झूठ बोलते हैं? अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अभी सतना जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला NH7 बेला से चुके, दूसरा NH75 बेला से बमीठा, ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग सतना जिले को एक नई सौगात मिल गई है। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ये कब की बात है? जब नीलम मिश्रा विधायक थी और फिर वो चुनाव नहीं लड़ी। सांसद जी इन्हीं सब घोषणाओं में चुनाव जीते। हमसे पूर्व विधायक KP त्रिपाठी जी को भी इन सब का लाभ मिला। 5 साल में कोई कोशिश नहीं हुई। कल मैंने लगाया था, मैंने इसको विभागीय प्रस्ताव के तहत मुझे मालूम था, मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाकर लगभग मंजूर करा लिया था, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, NHAI का था। मैंने अपना लेटर लिखा था और उसमें NHAI विभाग ने इनसे जानकारी, स्टेट गवर्नमेंट को पत्राचार करते हैं, इनकी जानकारी में आया होगा। तो मुझे लगता है माननीय उप सरपंच महोदय नहीं, क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी, हालांकि उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, हमने एक लेटर भी लिखा है, उप मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक व्याख्या उनके कर्तव्य एवं अधिकार बताएं, जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हमें लगता है कि उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज की और ये काम हमारा रोका गया। जैसे रोका गया वैसे ही मैंने, एक अशासकीय संकल्प होता है कि यदि राज्य सरकार अक्षम है, उसके पावर में नहीं है, वो विभाग जो केंद्र सरकार संबंधित है, तो एक अशासकीय संकल्प मैंने लगाया। मैं सबसे पहला आयुष्मान कार्ड का जो खेल है, आप जान रहे हैं पूरे नर्सिंग होम उसी से जिंदा है। 5 लाख तक का है। आयुष्मान कार्ड में पकड़ के ले जाते हैं, जबरन उसको 1.5 लाख 2 लाख का बिल बना देते हैं, उल्टा उसको 2000 दे भी देते हैं कि दस्तखत कर जा, और एक कागज काम कर रहा है जैसे छात्रवृत्ति में काम कर रहा है। फिर इनके यहाँ मशीनों की सप्लाई, ये एक्सरे मशीन, ये इसमें इतना बड़ा खेल है पैसे का। फिर इनकी दवाई की सप्लाई, फिर इनके यहाँ स्टाफ डॉक्टर कुछ नहीं है, केवल हवाई है। बिल्डिंग कर्ज के पैसे से बिल्डिंग बस ये बना देते हैं और बड़ी बड़ी रोज घोषणाएं करते हैं। अरे साहब 20 साल हो गया, 20 साल में सब कुछ बदल जाता है, आपको दिख नहीं रहा है? एक होता प्रदर्शन करना, इवेंट मैनेजमेंट करना। जैसे वहाँ पटाखा विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ हरदा में, हम अगले दिन क्या 2 मिनट के लिए हमारे नेता पक्ष पर चिल्लाते रहे अध्यक्ष महोदय से कि साहब कुछ ना करें, 2 मिनट का इनका मौन रखें, ध्यान ही नहीं दिए। अगले दिन जब अखबारों में हल्ला मचा, आप लोगों ने हल्ला मचाया, तो ऐसा लगा कि अरे राम राम, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। कोई ऐसी एक्टिंग कर रहा, कोई ऐसी कर रहा। मैंने जो देखा, मैंने कहा कि आप लोग इवेंट कर रहे हो क्या? जैसे इवेंट हो कि मतलब बिल्कुल जैसे नाट्य वो नहीं होता है। ये तो स्थिति है। कलेक्टर एसपी पहले हटा दिए। ये सब हल नहीं है साहब। कलेक्टर एसपी हटा दिए। हम आपको बताते हैं इसका 15 किलो तक का खुला बारूद का लाइसेंस देते कलेक्टर। 15 किलो तक का खुला बारूद पोटेशियम नाइट्रेट और कुछ चीज़ों को लेके बनाया जाता है। इसमें सब कलेक्टर वगैरह दे देते हैं आदेश। और नारकोटिक्स विभाग है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। जेल विभाग, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। MPB के अंदर की किसी को जानकारी नहीं। ये सब चलता रहता है, अधिकारियों की मिली भगत है। इसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं, ना भाजपा का ना कांग्रेस का। मिसरूल है। सरकार में पढ़े लिखे लोगों के मंत्री अच्छे पदों में बैठने की कमी है। अधिकारी राज 20 साल से चल रहा है। अच्छी मोटी कमाई है और लापरवाही। अब आप